बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हो गई है और होनी ही थी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने चूँकि अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने का ऐलान किया और हुकूमत की ज़ाहिर मुखालफत में उनके ख़िलाफ़ मैदान में उतरने का फ़ैसला किया, तो इस पर हुकूमती जमात को शदीद तकलीफ़ होना ही थी, परेशानी होना ही थी कि ये मौलाना फजल रहमान हमारे हाथ से निकल कैसे गए, ये मौलाना फजल रहमान साहब हमारे ख़िलाफ़ मैदान में क्यों उतरेंगे। तो उनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा कैंपेन शुरू हो गई है और उनको एंटी पाकिस्तान और प्रो अफ़गानिस्तान ज़ाहिर करने की कोशिश की जा रही है और ये साबित किया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान तो दरअसल तालिबान के साथ हमदर्दी रखते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं, उनकी लॉयल्टीज़ पाकिस्तान के साथ तो हैं ही नहीं। इसका मकसद यह है कि मौलाना फजल रहमान अगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से कोई बात करेंगे तो पहले से एक ज़हन बनाओ लोगों का, कहेंगे देखो जी मौलाना फजल रहमान तो अफगानिस्तान के साथ हमदर्दी रखने वाले आदमी हैं, इनको पाकिस्तान से क्या लेना देना। अब एक चैनल है आज़ाद के नाम से, आज़ाद डिजिटल के नाम से, यूट्यूब पर डिजिटल प्लेटफॉर्म है बेसिकली। वहाँ पर उनके जो पेशावर रीजन के ब्यूरो चीफ हैं इरफान साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू किया अकील यूसुफजई का। अब अकील यूसुफजई जो हैं ये ऐसा नहीं है कि सहाफ़ी नहीं है या बड़े सहाफ़ी नहीं है। अकील यूसुफजई बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, ख़ास तौर पर तालिबान के अफेयर्स पर उनकी एक अच्छी कमांड भी है। उन्होंने एक किताब भी लिख रखी है तालिबान के मौजू पर और मैंने बहुत साल पहले ये किताब पढ़ी थी, बड़ा अरसा पहले, मुझे याद है शायद 15 साल तो हो गए होंगे जब मैंने उनकी ये किताब पढ़ी थी, या 12-14 साल तो हो गए होंगे कम अज़ कम। तो अकील यूसुफजई साहब का एक इंटरव्यू करते हैं इरफान साहब और उसमें अकील यूसुफजई कहते हैं कि मौलाना ने शेख हैबतुल्लाह से कहा कि मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान अजीज़ है और मुझे पाकिस्तान के मुफादात से ज़्यादा अफ़गानिस्तान का मुफाद अजीज़ है। और ये जो है वो उन्होंने इंटरव्यू करके मौलाना के हवाले से बात की। अब ऐन मुमकिन है कि मौलाना ने ये बात की भी हो और ऐन मुमकिन है कि उसका सियाक़ो सिबाक़ कुछ और हो। ऐन मुमकिन है कि मौलाना का मतलब ये हो कि उन्हें ज़रा थोड़ा सा राज़ी करके, खुश करके, उनका एतमाद जीतना चाहते हो मौलाना फजल रहमान, ताकि उनसे पाकिस्तान के लिए कोई बात मनवा सकें या कोई पैगाम दे सकें। एक होता है ना कि आप किसी के लिए पैगाम रसाने के लिए जाते हैं तो जाके उसका दिलजोई करते हैं, कहते हैं जी आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं और आप जानते हैं मेरा तो आपका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, हमारे तो वालिद साहब के ज़माने में भी हमारे तो वालिदैन का, बुज़ुर्गों का भी आपस में ताल्लुक़ हुआ करता था। इस नौयत की बात करते हैं। तो ऐन मुमकिन है मौलाना ने इस नौयत की बात की हो, लेकिन बहरहाल उसको एक ख़ास पैराइक में रंग देकर और फिर उसको फैलाया गया। मखसूस किस्म के जो अकाउंट्स हैं जो प्रो PMLN समझे जाते हैं, प्रो हुकूमत समझे जाते हैं, उन तमाम अकाउंट्स से इसको ट्वीट कराया गया, इसको स्प्रेड किया गया, इसको फैलाया गया मौलाना फजल रहमान साहब को बदनाम करने के लिए। तो असल मकसद क्या है, वजह साफ नज़र आ रही है कि मौलाना के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू कराना मकसद है। मौलाना के ख़िलाफ़ कैंपेन की जाए और उनको सबक सिखाया जाए कि कैसे आपने अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया। तो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से ये कैंपेन जो है वो शुरू करा दी गई है। दूसरी तरफ हुकूमत, अब जाहिर है वो कहते हैं कि चिराग़े सहर बुझा चाहता है, टिमटिमाती हुई लौ ये बतला रही है कि दिया बुझने से पहले टिमटिमाता है, फड़फड़ाता है। तो अब ये जो इस तरह की चीज़ें कर रही है ना PMLN, ये फड़फड़ाता हुआ दिया है। जब लौ फड़फड़ाने लगती है, दिया बुझने के करीब आता है, यानी जब दिया बुझने के करीब आता है तो लौ एक दफ़ा फड़फड़ाती है। तो नून लीग भी यही कर रही है, घबराई हुई दिखाई देती है, परेशान नज़र आती है। आप तौहीन अदालत वाले मामले पर जो बयानात दे रहे हैं वो मुज़हिका खेज़ भी हैं, हैरानकुन भी हैं, हंसी आती है उनको देखकर। और मैं हैरान हूँ कि ये सारे दलाइल ये उठाकर अदालत में कैसे चले जाएंगे और क्या वाकई ये दलाइल ये अदालत में पेश करेंगे? क्या वाकई अदालत में कहेंगे कि जी हमारा आर्गूमेंट ये है? इतने कमज़ोर आर्गूमेंट लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? मैं हैरान हूँ। अब जो मीडिया में साबित करने में लगे हैं राना सनाउल्लाह साहब और बाकी लोग कि हमने तो कोई तौहीन अदालत नहीं की है, हमने तो अदालत का हुक्म माना है और अगर नहीं हुआ कुछ हिस्सा तो उसमें खुद PTI जिम्मेदार है। लेकिन ये जो कहानी है इसमें काफ़ी झोल नज़र आते हैं, इसमें काफ़ी कमज़ोरियाँ दिखाई देती हैं। अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि जी हम तो शिफा अस्पताल मुंतकिल कर रहे थे इमरान खान को,
लेकिन ऐन लम्हे पर जब पता चला कि वहाँ पर तो बहुत रश है, रास्ता रोका गया हुआ है, तो फिर उनको हम पेम्स अस्पताल ले गए। ये कहानी है कि आखिरी वक्त में हुजूम को देखकर हम पेम्स ले गए। लेकिन ये इस कहानी में कई सवाल उठते हैं। मसलन एक सवाल तो ये उठता है कि जब आप फेक कॉन्वॉय को लेकर शिफा पहुंचे और किसी ने उसको इंटरप्ट नहीं किया, किसी ने रोका नहीं, तो फिर इमरान खान के कॉन्वॉय को कोई क्यों रोकता? क्योंकि वो जो फेक था उसको भी तो लोगों ने इमरान खान का कॉन्वॉय ही समझा ना। तो जब इमरान खान का कॉन्वॉय उसको समझा और वो जाने दिया, तो फिर तो टेस्ट हो गया था ना कि इमरान खान शिफा आ गए हैं, तो फिर आप एक और कॉन्वॉय पीछे से ले आते इमरान खान वाला। दूसरा, पिम्स में पहले से इंतजाम आपने कैसे कर रखे थे? यानी अगर देखिए ना, अगर आपका प्लान ही शिफा जाने का था, तो फिर आपने पिम्स में इंतजाम कैसे कर रखे थे? वो एरिया जहाँ पर इमरान खान को लाया जाता है उसको खाली कराया गया था, लाइटें बुझा दी गई थी, डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद कर दिए गए थे, यानी डॉक्टर्स वहाँ पर आ गए थे। तो अगर आपका प्लान अचानक बना, यानी आप शिफा पहुँचे और आपको पता लगा शिफा नहीं ले जाया जा सकता, आप शिफा से उनको ले गए पिम्स, और पिम्स जब पहुँचे हैं तो ये 10-15 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो शिफा से आप प्लान चेंज करके जब पिम्स पहुंचे हैं तो पिम्स में 10-15 मिनट में सारे इंतजाम कैसे हो गए? इसका मतलब यह है कि पहले से डॉक्टर्स को बताया भी गया था, ड्यूटी पर स्टाफ भी मौजूद था। रात के उस पहर आंख के डिपार्टमेंट में रात के पहर इमरजेंसी नहीं होती, यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद थे, स्टाफ मौजूद था, इंतजाम किए गए थे, लाइट्स बुझाई गई थी, कॉर्डन ऑफ किया गया था, वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कि आपका पहले से प्लान था पिम्स जाने का। और फिर आपके हम जो हिमायती सहाफ़ी हैं वो तो पहले से खबरें दे रहे थे कि जी कोई शिफा नहीं लेकर जाएंगे, पिम्स ही लेकर जाएंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो शिफा लेकर जा रहे थे, पिम्स नहीं लेकर जा रहे थे। फिर एक और इसमें दलील यह है कि अगर इमरान खान को आप पिम्स ले गए, चले मान लिया कि आपने डॉक्टर फैसल को शिफा ले गए कि इमरान खान भी पीछे आ रहे हैं, लेकिन फिर आपको पता चला कि नहीं, इमरान खान नहीं आ सकते, इमरान खान को आप पिम्स ले गए, तो डॉक्टर फैसल को आपने सुबह तक क्यों बिठाया रखा शिफा में? उनको आप 10 मिनट में पिम्स क्यों नहीं ले गए? भैया आप एक गाड़ी में बिठाते डॉक्टर फैसल को और डॉक्टर फैसल को पिम्स ले जाते तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरा हो जाता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि पर्सनल मौलिज से मिलवाया जाए। आपने पर्सनल मौलिज को शिफा में बिठाए रखा सुबह 5 बजे तक, तो 10 मिनट लगते। जब आपको पता चल गया था कि इमरान खान को हम शिफा ले गए हैं, पिम्स ले गए हैं, तो आप वहाँ से डॉक्टर फैसल को गाड़ी में बिठाते और 10 मिनट में वो भी पहुँच जाते पिम्स। सुबह 4 बजे तक आपने दोनों को अलग अलग बिठाया ही ना। तो इस सवाल का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में नून लीग नहीं दे सकेगी। तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो दलील दी है ना, वो कहते हैं कि जी डॉक्टर फैसल को शिफा ले जाने का मकसद ही ये है, नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर फैसल को शिफा ले जाना हमारी नेकनियती को साबित करता है कि हम तो शिफा ही ले जाना चाहते थे, वरना हम डॉक्टर फैसल को शिफा क्यों ले जाते, उनको भी हम पिम्स ले जाते। तो ये हमारी नेकनियती है कि हम तो इमरान खान को भी ले जाना चाहते थे शिफा। तो ये सारी बातें जो वो कर रहे हैं ये अदालत में साबित नहीं की जा सकेंगी, क्योंकि वहाँ पर आर्गूमेंट मांगे जाते हैं, वहाँ पर दलाइल से बात होती है। तो ये जब कमज़ोर दलाइल आप वहाँ पर देंगे, और देखें वैसे भी राना सनाउल्लाह का कोई काम ही नहीं है कि दलाइल दें। उसकी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बेचारे, उनको पता ही नहीं है कि उस दिन हुआ क्या है। ये तो बाद में सब टेमें लगा रहे हैं ना कि अच्छा ये हुआ वो हुआ, नहीं जी हम तो यहाँ ले गए। और भाई आप तो फैसला साजी नहीं, आपको खुद नहीं पता कि कौन कहाँ गया, किसने गया। तो इसलिए राना सनाउल्लाह साहब की बातें बहुत कमज़ोर हैं और अदालतों में जाके मेरा ख्याल है ये साबित नहीं हो जाएंगी। और वैसे भी अदालतें सुप्रीम कोर्ट से तो चलें फिर लोगों को उम्मीद पैदा हो गई, मगर वैसे अदालतें जो हैं वो एक गैर मरई से निज़ाम के तहत काम करती दिखाई देती हैं। यानी आप देखें ना कि एक दरख्वास्त आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, 3 कैदी दरख्वास्त करते हैं कि जी हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और हमारी बैरून मुल्क टेलीफोन पर बात कराई जाए। ये दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर केस फिक्स होता है, 24 घंटे में। यानी जहां जिन अदालतों में हज़ारों दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हैं, वहां पर एक आम 3 कैदियों की जो दरख्वास्त है वो आनन फानन फिक्स हो जाती है। न सिर्फ फिक्स होती है बल्कि अगले रोज़ 27 तारीख को उस पर समाअत के लिए वो मुकर्रर हो जाता है।
ना सिर्फ मुकर्रर होता है बल्कि 27 को समाअत करके फैसला भी महफूज हो जाता है। आप सोचें, इतना तेज तरीन इंसाफ पाकिस्तानी अदालतों से आपने देखा है कि इधर दरखास्तें आती हैं, उधर फिक्स हो जाती हैं, उधर हेयरिंग हो जाती है, उधर फैसला महफूज हो जाता है। और इमरान खान के जो केसेस हैं वो साल से नहीं लग रहे, यानी जिसके केसेस नहीं लगने, जिसके लगने हैं 24 घंटे में लग के फैसले भी हो जाएंगे। तो क्या आप इस अवाम को अब इतना सादा क्यों समझते हैं, इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही? क्या वहाँ पर आपने कोई ऐसा बॉक्स रखा हुआ है जिसमें पर्चियाँ डाली जाती हैं और ऐसे करते हैं और किसी की भी दरख्वास्त निकल आती है, कमेटियाँ डाली हुई हैं कि जिसकी निकल आई उसकी 24 घंटे में लग गई, जिसकी ना निकली उसकी 1.5 साल से नहीं निकल रही, 2 साल से नहीं निकल रही पर्ची? तो क्या कोई आप कुरानदाजी करते हैं केसेस लगाने के लिए? कोई मैकेनिज़्म तो होगा, कोई तरीक़ाकार होगा। आप क्या बग़ैर किसी मैकेनिज़्म के चल रहे हैं कि जिसकी किस्मत अच्छी है उसका केस 24 घंटे में लग के फैसला आ जाएगा, और जिसकी किस्मत ख़राब है वो साल वेट करेगा कि उसका केस ना सुना जाए? यहाँ पर इन अदालतों में लोग मर जाते हैं तो बाद में इंसाफ होता है। कई मिसालें हैं हमारे यहाँ कि मरने के बाद पता चला कि उसकी बरियत हो गई है, वो बेकसूर था। पता चला कि एक भाई 18 साल के बाद उसका अदालत ने केस सुना तो पता चला कि उस पर तो एक ऐसा मुकदमा था जिसमें उसकी 3 दिन में ज़मानत हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो 18 साल से जेल में था। ऐसी अदालतें 24 घंटे में सुन के फैसला सुना दें, ये खुद ब खुद हो जाता है? नहीं जनाब, वो क्या कहते हैं कि देयर इज़ अ मैथड इन दिस मैडनेस। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म वाला मामला, वो तो काम जो है ना वो फंस गया है। नवाज शरीफ साहब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि उन्होंने एक हारे हुए शख्स को क्यों वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। हालांकि यानी ये इस पर थोड़ा सा रद्द-ए-अमल आता, खामोशी हो जाती, लेकिन इस पर बहुत रद्द-ए-अमल आया। एक फयाज शाह साहब हैं ट्विटर के ऊपर, उन्होंने बहुत मज़े की ट्वीट की हुई थी। उन्होंने दोनों की तस्वीर लगाई हुई थी, बैरिस्टर साहब की, नए वज़ीर आज़म साहब की, और नवाज शरीफ साहब की, और उसमें लिखा हुआ था कि तुम भी मुस्तरद, मैं भी मुस्तरद, आओ मिलकर दूध और शहद की नहरें बहाएं। यानी जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया वो दूध और शहद की नहरें बहाएंगे, जिनको लोगों ने ही मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ को भी मुस्तरद कर दिया, हुकूमत बना के बैठे। मरियम नवाज को भी मुस्तरद कर दिया, वज़ीर आला बनी बैठी हैं। शहबाज शरीफ को भी मुस्तरद कर दिया, हार गए अपना इलेक्शन, वज़ीर आज़म बने बैठे। नवाज शरीफ अपना ज़ाती इलेक्शन हार गए लेकिन अपने ख़ानदान की हुकूमत बनवा के बैठे और पूरे एतमाद के साथ बैठे हैं। यानी यार, आपने सारी उम्र इस सियासत को दी है, इसमें तो आपका लालच, इस उम्र में आके लालच ख़त्म हो जाता है। आप सोचते हैं मैं 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म बना हूँ, मुझे और क्या चाहिए? मैंने दुनिया भर के डिग्निटरीज़ को डील किया हुआ है, मुझे और क्या चाहिए? मैंने पाकिस्तान का उतार चढ़ाव, सदगम, मौसम, हर तरह की चीज़ देखी है, मुझे और क्या चाहिए? मैं अब डंके की चोट पे बात करूँगा और मैं कहूँगा कि जनाब नहीं, इस तरह नहीं चलेगा, हम ज़बरदस्ती की हुकूमत नहीं लेंगे। नवाज शरीफ का कदकाठ बड़ा हो जाता, कम अज़ कम आप इतना हौसला तो दिखाता है जितना साद रफ़ीक ने दिखाया था। जब साद रफ़ीक ने अपना फॉर्म 47 लेने से इनकार कर दिया था, उन्हें ऑफ़र किया गया ख्वाजा साहब ये ले लीजिए फॉर्म 47, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने हरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खोसा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो जीत गए। इतना ज़र्फ तो दिखाते ना नवाज शरीफ साहब, हार के असम्बली में बैठे हुए, फिर कभी कभार असम्बली में आके तकरीरें भी करते हैं और अपनी मुखालिफ यास्मीन राशिद को जेल में बंद करके आपको सुकून भी मिलता है कि यास्मीन राशिद जो बीमार औरत है, पेशेंट है बेचारी कैंसर की, उस खातून को आपने बंद कराया हुआ है। आपने अपने वोटों को 118 को 1118 किया, 235 वोटों को आपने 1235 किया, और इतनी जल्दबाजी में किया कि कहीं पर टोटल वोट जो हैं वो कुल रजिस्टर्ड वोटों से भी बढ़ गए कई पोलिंग स्टेशन पे। और फिर भी आपको कोई ख्याल नहीं आता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको कोई शर्म नहीं आती, मैं चाहता हूँ कि तहजीब के दायरे में ही अल्फाज इस्तेमाल करूँ, लेकिन आपको कोई ख्याल नहीं आता कि आप हार के अपनी हुकूमत बनवा के बैठे हैं। कोई तो ख्याल आपको होना चाहिए ना, कल को क्या करेंगे आप, कैसे इनकलाबी बनेंगे? और वही काम आप इस कश्मीर में भी कर रहे हैं। यानी अब ये तय पा गया कि जो हारेगा वही हुकूमतें करेगा। ये यानी हुकूमत बनाने के लिए हारना शर्त है, वज़ीर आज़म बनने के लिए अब हारना शर्त होगा कि हारोगे तो वज़ीर आज़म बनोगे, जीते हुए को नहीं मिल सकती। तो बहुत इस पर लेदे हो रही है नवाज शरीफ साहब की, लेकिन और वो बहुत बेआबरू हो रहे हैं इस फैसले से, और इस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब।
इतना ही कह देते कि जी यंग आदमी हैं, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, हमने इसलिए लगाया है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम यंगस्टर्स को आगे लाना चाहते हैं। कुछ तो कह देते, कुछ कह ही नहीं पा रहे। शायद ख़ुद भी नाराज़ हैं, शायद ख़ुद भी अपनी नाराज़गी का इजहार करना चाहते हैं। आखिर में देखिए जी, हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने एक मरतबा फिर ये बात की है। मैं भी पिछले कई दिन से ये बात कह रहा हूँ, मैं इसलिए हामिद मीर साहब का जिक्र कर रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ, हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं। अब कल हामिद मीर साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर काफ़ी अरसे से इमरान खान को रिलीफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात हम भी कई दफ़ा कह चुके हैं, हामिद मीर साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने 2024 में इमरान खान को डील लेकर दे दी थी, लेकिन इमरान खान नहीं माने थे, इनकार कर दिया था। ये हामिद मीर साहब 2024 की बात बता रहे हैं। और मैंने पिछले दिनों आपको क्या खबर दी है? मैंने ये खबर दी है कि इमरान खान ने डील लेकर अस्पताल जाने से इनकार किया, इसलिए उनको इलाज के लिए भी नहीं ले जाया गया। यानी इमरान खान कह रहे थे कि मैं डील के तहत अस्पताल नहीं जाऊंगा, इलाज के लिए भेजना है तो भेज दो। तो जवाब दिया गया कि फिर आपको इलाज के लिए भी नहीं भेजेंगे, जाओ पिम्स जाओ और फिर वापस अडयाला जाओ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया पूरा, बस काफ़ी है, देख लेंगे, निपट लेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जाएं आप वापस अडयाला। डील लेनी है तो लें, नहीं तो इलाज के लिए भी ना जाएं। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने 2024 में भी इमरान खान को डील लेकर दी, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया था। तो इमरान खान ने 2024 में भी इनकार किया, 25 में भी इनकार किया, 26 में भी इनकार किया है। आज भी वो इनकारी हैं कि डील लेकर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं नवाज शरीफ के मुकाबले में या उसके लेवल पे नहीं आ सकता। जैसे नवाज शरीफ को लोग कहते हैं कि सेहत का बहाना बनाकर मुल्क से चले गए, ऐसे ही लोग मुझे भी कहेंगे कि तिब्बी बुनियादों पर डील ले ली। तो मैं अपने उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा, चाहे इसका मुझे कोई नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। तो इमरान खान अपने इस उसूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, आज भी जेल में बैठे हैं, आज भी डील लेने को तैयार नहीं है, जैसे 2024 में वो लेने को तैयार नहीं थे। और लेकिन सूरत हाल ये है कि आपको मामलात को ठीक करने के लिए सितंबर में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना फिर लॉन्ग मार्च आ रहा है और हुकूमत उस लॉन्ग मार्च को भी झेल नहीं सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।